हाय एवरीवन, मैं तारिक, आप सबका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 24 अप्रैल है और जैसा हम समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है और उस कंडीशंस में हम लोग जो कॉम्पिटिशन्स की दुनिया के जो महारथी हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और ये सही वक्त है कि अपने इस समय को बहुत अच्छी तरीके से अपने मकसद को पाने के लिए हम उसको यूटिलाइज करें और लगातार पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इस परेशानी के बाद यानी इस बीमारी के बाद ये जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, पैंडेमिक डिजीज बन चुकी है, वो जब खत्म होगी तो हम लोग का एक जो सब एग्जामिनेशंस शुरू होंगे तो उसके लिए हम लोग एक अच्छी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें। और उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, नई चीज़ लेके आए हैं और हिस्ट्री का मामला है। ठीक है, हिस्ट्री में वो हिस्ट्री जो खास करके जो कंपटीशंस के फील्ड्स में यूपीएससी प्रोविंशियल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो अमूमन लोग इसको स्किप कर जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये इस वाला पोर्शन। तो मैं वो टॉपिक्स लेके आया हूँ, खासकर मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल इंडिया, हम आज से मेडिवल इंडिया पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि मेडिवल इंडिया की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम दो बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टीज होती हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस वहाँ पूछा जाता है। एक दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल पीरियड। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है 1206 से और 1526 तक है, यानी 1206 से 1526 तक इस्लामिक सत्ता भारत के ऊपर इस्टेब्लिश हो चुकी थी और दिल्ली सल्तनत सेंट्रल अथॉरिटी हो गई थी, यानी दिल्ली के गद्दी पर गद्दी नशी हो गई थी, यानी गद्दी पर बैठ चुकी थी और ये एक सेंट्रल पावर हो गई थी भारत की और ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक होता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि 1206 से पहले क्या इस्लाम भारत में आ चुका था? अगर आ चुका तो कहाँ पर थे ये लोग और किन जगहों पर इनकी सत्ता इस्टेब्लिश थी? क्योंकि दिल्ली के गद्दी पर 1206 उसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक यानी सेंट्रल पावर, तो सल्तनत पीरियड शुरू होती है। 1206 से पहले भारत में इस्लाम आ चुका था तो कहाँ था, यही बात होती। तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा जाता है। तो देखिए 1206 से पहले भारत में इस्लामिक जो अटैक होते हैं हम उनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला अरबों का अटैक यानी अरबों का आक्रमण, दूसरा फेज हम लेते हैं तुर्कों का आक्रमण। अब तुर्क में गजनवीट्स डायनेस्टी का अटैक और तीसरा तुर्क जो अटैक होगा वो गौरी का अटैक फेज माना जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए मुस्लिम इन्वेशन और इंडिया, भारत पर मुस्लिम आक्रमण का फेज पहला अरब ब्रांच, अरब शाखा आती है और भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया जाता है 712 में। पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहला अटैक अरबों का भारत पर 712 ईस्वी में हुआ और
ये अटैक सिंध प्रांत के ऊपर हुआ और सिंध का राजा जो दाहिर था और उसका कैपिटल देवल था, यानी सिंध का कैपिटल देवल था, वहां पर सिंध पर रूल कर रहा था दाहिर। वहां पर मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब अटैक करता है और सिंध के राजा दाहिर को पराजित करता है और उसको युद्ध स्थल पे मार देता है। तो पहला भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण किसके द्वारा? अरबों द्वारा। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये दाहिर रावर का दुर्ग पर रहता था और रावर के मैदान में लड़ाई होती है। जब दाहिर मर जाता है तो उसकी पत्नी, जिसका नाम रानी बाई था, वो खुद अटैक जो कमान संभालती है और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ती है, लेकिन वो खुद हार जाती है और वो खुद जौहर करती है, जौहर। तो भारत में पहला जौहर का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए किसने किया, तो रानी बाई ने किया था। और सबसे पहला भारत में जौहर 712 इस एडी में हुआ, यानी दाहिर की पत्नी ने जौहर किया। जौहर का मतलब हुआ कि जब कोई लड़ाइयां होती थी तो जो स्त्रियां होती थी शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए अपने को जला लेती थी। तो रानी इंडिया में फर्स्ट जौहर इन इंडिया जो एग्जाम्पल मिलेगा वो राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने किया। अच्छा, सवाल उठता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो देखिए, ये है कि ईरान का श्रीलंका से ट्रेडिंग होती थी। ईरान और श्रीलंका के बीच में ट्रेडिंग होती थी, यानी व्यापार होता था। तो सिंध के थट्टा नामक जगह पर जो समुद्र के लुटेरे होते थे, ईरान के जो शिप्स थे उसको लूट लेते थे। ईरान ने कई बार शिकायत की दाहिर से कि भाई ये जो शिप है उसको लूट लिया जाता है, या तो उस पर आप लगाम लगाइए, इसका हर्जाना दिए। तो दाहिर की तरफ से कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से यह मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम पहला रूलर था जिसने भारत के ऊपर जजिया लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध में जजिया लगाया, यानी अगर जजिया का पहला उदाहरण भारत में अगर देखा जाए तो सिंध में लगा। और किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अरबों ने भारत को क्या दिया? तो देखिए, दो चीज दी। पहला, खजूर करने की प्रथा, यानी खजूर जो होता है खाया जाता है, उसके पेड़ जो अरब लाए और सिंध में लगाया, तो खजूर की खेती शुरू हुई इंडिया में। और कैमल दिए, ऊंट का भी ट्रेडिंग शुरू हो गई, यानी ऊंट भारत में लाए। और दिरहम सिक्के चलाए। ठीक है, तो भारत को अरबों ने तीन चीज शुरू में दिए, खजूर, कैमल और दिरहम के सिक्के। अब 1206 से पहले दूसरा इस्लामिक आक्रमण भारत में कौन सा था? तुर्कों का कौन सा ब्रांच? गजनवाइट डायनेस्टी का, गजनवाइट, जिसको लोग गजनी कहते हैं, ये गजनी इंपायर। देखिए, गजनी इंपायर ये इस समय अफगानिस्तान में काबुल के पास एक रीजन है, वहां पर गजनी जगह है और यहां से एक बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया को लेकर के पूरा बहुत बड़ा रीजन पर वहां पर रूलर हुआ करते थे। और गजनी एम्पायर, गजनवाइट डायनेस्टी कब से पहले किसने एस्टेब्लिश की, ये सवाल पूछा गया है। तो अलतगीन ने 962 एडी में गजनवाइट डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, यानी पहला गजनवाइट डायनेस्टी, यानी जिसको मोहम्मद गजनवी बाद में एक रूलर हुआ इसी डायनेस्टी का। तो गजनवाइट डायनेस्टी का बुनियाद जो रखी अलतगीन ने रखा,
962 ईडी में। अलतगीन का जो गुलाम था जिसका नाम था सुबक्तगीन, जो 977 में खुद बादशाह बन जाता है अलतगीन को हटा करके। तो सबसे पहला पूछा गया है, सबसे पहला कौन सा तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो सुबक्तगीन ने सबसे पहला अटैक भारत पर किया और इसने हिंदू शाही शासक जिसका नाम जयमल था उसको पराजित कर दिया। हिंदू शाही डायनेस्टीज के अभी जो खंडहर है वो पाकिस्तान वाले रीजन्स में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी अफगानिस्तान से लगे हुए रीजन्स में आपको बहुत बड़ी डायनेस्टीज थी। वहां का एक शासक था जयमल था। तो जयमल को सबसे पहला तुर्क आक्रमण जो था वो सुबक्तगीन ने किया था और सुबक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयमल को परास्त किया। अब देखिए उसी सुबक्तगीन का उत्तराधिकारी यानी सुबक्तगीन के ही घर का यानी जो जिसने बाद में सत्ता धारण की जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा। मोहम्मद गजनवी राजा बनता है 998 एडी में और मोहम्मद गजनवी ने के बारे में एक है कि सिल्वर का एक सिक्का उसे इशू कराया यानी उसको छापना शुरू किया और उस सिक्के की क्वालिटी थी कि उस सिक्के पे एक तरफ अरबी लिखा हुआ था और एक दूसरी तरफ संस्कृत लिखा हुआ था। पूछा गया सवाल यह है कि कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्के को जारी किया और एक तरफ संस्कृत था दूसरी तरफ अरबी था? तो महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि महमूद गजनवी 1000 एडी से 1027 तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया उसने, यानी 1000 एडी से 1027 तक मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और सबसे पहला अटैक पूछा जाए, देखिए उसमें सारे 17 अटैक के बारे में नहीं बात करेंगे, केवल कुछ इंपॉर्टेंट अटैक जो उसने जो किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो महमूद गजनवी का सबसे पहला अटैक जो होता है वो जयमल के खिलाफ होता है। जयमल जैसा भी हम देखा हिंदू शाही शासक का रूलर था। यहां पर क्या था, जयमल परास्त होता है और परास्त होने के बाद वो अपने आप खुद सुसाइड कर लेता है जयमल। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय हम कुछ बातें कर लेते हैं कि कहां पर भारत में कौन कौन सी सत्ता काबिज थी। तो देखिए कश्मीर में उस समय रानी विद्या रूल कर रही थी। कन्नौज जो कि सेंट्रल पॉइंट था वहां पर गुर्जर प्रतिहारा एक डायनेस्टी है उसका रूलर राजपाल कर रहा था। और साउथ वेस्ट में चंदेल रूलर था जिसका नाम विद्याधर था। और भारत के ईस्ट वाले पॉइंट्स पे पाल डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो महमूद गजनवी जैसा आप देख रहे हैं कि 1000 से 1027 तक लगातार 17 बार अटैक करता है। तो सबसे पहले जब महमूद गजनवी पहली बार भारत में जो पराजित हुआ था उसको विद्याधर ने किया था जो कि चंदेल रूलर था। चंदेल रूलर विद्याधर ने क्या किया, बहुत से राजाओं का एक कॉन्फेडरेसी बनाया, बहुत बड़ी आर्मी डेवलप की और महमूद गजनवी को फाइनली उसने परास्त किया। तो सबसे पहली डिफीट अगर पूछा जाए, सबसे पहला डिफीट यानी सबसे पहली हार महमूद गजनवी की भारत में जो हुई थी वो चंदेल रूरल विद्याधर ने की थी। ठीक, अब इसके 17 जो अटैक हुए हैं महमूद गजनवी के, कुछ इंपॉर्टेंट अटैक हम बताते हैं जिसके बारे में एग्जाम पूछा गया है। देखिए 6वां अटैक जो महमूद गजनवी करता है तो उसने हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट नागर कोट है वहां की मंदिर जो बहुत ही अमीर मंदिर थी, बहुत ज्यादा रिच मंदिर था
जिसका नाम ज्वालामुखी मंदिर है, तो अपने छठवें कैंपेन में, छठवें अटैक में ज्वालामुखी मंदिर को उसने लूटा। दूसरा 12वां अटैक मोहम्मद गजनवी करता है, उसमें क्या होता है, मथुरा के वृंदावन टेम्पल को लूटता है। यानी 12वें अटैक में मथुरा के वृंदावन अटैक को लूटता है, मंदिर को। और 15वां अटैक जो था 1025 में करता है, और 1025 में वो सबसे रिच, उस समय भारत का सबसे रिच मंदिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटता है। तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन से नंबर के अटैक पर सोमनाथ मंदिर को लूटा था? ठीक, तो 15वां। और फिर देखिए 1027 में ये सिंध से लौट रहा होता है भारत को लूट करके, क्योंकि वो मोहम्मद गजनवी भारत में कोई सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा रूलर, एक डायनेस्टी थी, वहां का शासक था ही, वो यहां से अपार संपदा को लूट कर ले जाना चाहता था, और उसने किया भी। 1027 में जब मोहम्मद गजनवी लूट कर भारत को जा रहा था, तो सिंध में जाट का विद्रोह हुआ और वहीं पर महमूद गजनवी मारा जाता है। अब देखिए महमूद गजनवी अपने साथ कौन कौन से लेखक को लेके आता है, राइटर से नहीं, जिसे दरबारी कवि होते हैं, तो उसके बारे में जो सारे इसके 17 अटैक या इसने जो जो काम किए थे उसके बारे में लिखा करते थे, वो 3 मुख्य लेखक राइटर्स हैं, पोएट थे, राइटर्स थे। उसके बारे में देखते कौन है। पहला जो था उतबी नाम है, पूछा गया सवाल है किसके पीरियड में, उतबी। दूसरा अल बरूनी, जिसके बारे में सब जानते हैं। तीसरा फिरदौसी। उतबी ने एक किताब लिखी तारीख यामनी में उसने सारी बात मोहम्मद गजनवी के जो कैंपेन थे, अटैक थे, उसके बारे में पूरी तरह डिस्क्रिप्शंस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उतबी ने अपने तारीख यामनी में लिखा कि जो मथुरा का वृंदावन का क्षेत्र है वो एक स्वर्ग के समान सुंदर है। ये बात लिखा कि मथुरा का जो वृंदावन रीजन है वो एक स्वर्ग के समान है, और इस वृंदावन को उसने कहा हिंदुओं का बेथलहम कहा। पूछा जा सकता है कि किस राइटर्स ने और किस जगह को हिंदुओं का बेथलहम शहर कहा। तो बेथलहम शहर किसको कहा? मथुरा के वृंदावन में। दूसरा राइटर था अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराण की अध्ययन किया। पुराण जो होता है, हिंदू का जो बुक होती है, एक पायस बुक होती है पुराण, उस पुराण का अध्ययन सबसे पहले किस मुसलमान ने किया पूछा गया है, तो आप बताओगे अल बरूनी, क्योंकि सवाल पूछा गया है। तीसरा फिरदौसी था। फिरदौसी को होमर, ईस्ट का होमर कहा जाता है, यानी होमर एक बहुत बड़ा लेखक था, तो जो कि यूरोप का था, तो ये भी बहुत अच्छा लिखता था, अपने किताबों को लिखा और सब चीजों के बारे में। इसीलिए पूछा गया है कि किस लेखक को पूरब का होमर कहा जाता है, तो फिरदौसी को कहा जाता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम शाहनामा है। शाहनामा कई बार पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी है। ठीक है, तो 3 राइटर उतबी, अल बरूनी, फिरदौसी, ये तीनों का बारे में पूछा गया है किसके जमाने में थे, तो आप बताओ मोहम्मद गजनवी के। और इनके बारे में हमने सारी बात बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है पूछ ले कि किस राइटर्स ने मथुरा के वृंदावन को स्वर्ग से तुलना की, और किसने कहा मथुरा के वृंदावन को हिंदुओं का बेथलहम कहा था, तो उतबी ने कहा था। अब देखिए, जब गजनवी ने इस तरह से, जो गजनवी का जो राज था वो भारत के वेस्ट में था, तो अटैक करने के बाद
इसने अपने राज्य में मुल्तान और पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरह से पंजाब और मुल्तान भारत से कट गया और अब मोहम्मद गजनवी के डायनेस्टी से मिल गया, क्योंकि महमूद गजनवी तो लूट कर चला जाता था। अब देखिए तीसरी शाखा, पहली शाखा अरब शाखा हो गई और दूसरी शाखा कौन सी हो गई? टर्क ब्रांच की, जो गजनवाइट्स डायनेस्टी थी, और तीसरी गौरी ब्रांच। ये तीनों शाखा दिल्ली सल्तनत के पहले की तीनों शाखा, यह ध्यान रखिएगा, 1206 से पहले की तीन शाखा थी जो भारत पर लगातार आक्रमण करते रहते थे, लेकिन ये भारत के ऊपर सत्ता नहीं, शासन नहीं करना चाहते थे और उसको लूट करके यहाँ की संपदा को वापस ले जाते थे। तो पहली शाखा अरब शाखा, जिसको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया हमने, दूसरी तुर्क शाखा जिसके बारे में गजनवाइट डायनेस्टी के बारे में बताया, तीसरी शाखा गौरी ब्रांच है, मोहम्मद गौरी के, जो इसका नाम मोहम्मद गौरी था। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर जो अटैक किया था वो 1175 में मुल्तान में किया था। पूछा गया सवाल है कि सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर कहां पर आक्रमण किया था और किस सन में किया था? तो मुल्तान में किया था 1175। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी किया जिस सिक्के पर देवी लक्ष्मी का फिगर एक तरफ था और दूसरी तरफ अरबिक कलमा लिखा हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा गया है, किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले एक सिक्का जारी किया जिसमें देवी लक्ष्मी का फिगर एक तरफ है और दूसरी तरफ कलमा था, यानी अरबिक कलमा। दूसरा अटैक मोहम्मद गौरी का 1178 में होता है, सेकंड अटैक, जो मूल राज के खिलाफ करता है और आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से परास्त हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी का भारत में पहला जो हार होती है वो कब होती है? 1178 में, और आबू के युद्ध में मूल राज ने उसको हराता है, यानी पहली डिफीट है मोहम्मद गौरी की भारत में 1178 में। अब देखिए 1191 में फिर मोहम्मद गौरी अटैक करता है जिसका नाम है तराइन का पहला युद्ध। बहुत बार पूछा जाता है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है और ये लड़ाई जो होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब देखिए पूछेगा पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय से लड़ाई होती, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई होती है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक, दूसरी लड़ाई तराइन का युद्ध, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में इसी मैदान में होता है जिसमें गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। अब यहां पर गौरी विजित होता है, यानी जीत जाता है। इस तरह से क्या करता है कि मोहम्मद गौरी यहां पर सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता या शासक नहीं बनना चाहता, केवल इसमें लूट करके वापस चला जाता है। 1194 में फिर गौरी डिफीट करता है जयचंद को, जयचंद नामक एक शासक को करता है। जयचंद कन्नौज का राजा होता है, उसको डिफीट करता है और वार ऑफ चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी डिफीट कर देता है। पूछा जाता है चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद में। किस सन में हुआ था? 1194 में। कहां का जयचंद रूलर था? कन्नौज का। पूछा गया है। अब देखिए 1206 में गौरी वापस जा रहा होता है और सिंध में जाट विद्रोह हो जाता है। यहां पर मोहम्मद गौरी मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं था,
इसीलिए मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और इस तरह से लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है, और इस तरह से भारत में इस्लामिक सत्ता 1206 में स्थापित हो जाती है। अब 1206 से लेकर के लगातार 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहता है। ठीक, तो इस तरह से देखिए 1206 से पहले 3 शाखाओं ने भारत पर अटैक किया। एक अरब शाखा, एक तुर्क शाखा, एक तुर्क में गजनवी डायनेस्टी का, तीसरी शाखा गौरी डायनेस्टी की। अब देखिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सुल्तान बनता है, और यहां से इस्लामिक सत्ता भारत में काबिज हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। 1206 से 1226 1526 तक दिल्ली सल्तनत का पीरियड होता है। अब हम देख लेते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज, यानी 5 डायनेस्टी को एक तरह से कहते हैं 5 खानदानों ने रूल किया। एग्जामों में इस डायनेस्टीज का सीक्वेंस पूछा जाता है, यानी पहले कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन आया, इसके बारे में देख लीजिए। तो पहला डायनेस्टीज स्लेव डायनेस्टीज। स्लेव डायनेस्टीज का मतलब गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक रूल करता है। दूसरी डायनेस्टीज खिलजी डायनेस्टीज, जिसके बारे में पढ़ा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ये सब सुना होगा आपने। तो खिलजी डायनेस्टीज दूसरी डायनेस्टीज होती है सल्तनत पीरियड की, जो 1290 से 1320 तक रूल करता है। तीसरी डायनेस्टीज तुगलक डायनेस्टीज, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस तरह से बहुत सारे उसके राजा, एक एक खानदान में कई राजा हुए हैं। तो तीसरी डायनेस्टीज तुगलक डायनेस्टीज थी, जो 1320 से 1414 तक रूल करती है। और चौथी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 14 से 15 तक करती है। और पांचवी डायनेस्टीज लोधी डायनेस्टीज, जिसका लास्ट बादशाह जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने मार करके मुगल सत्ता की स्थापना की थी। तो पांचवी डायनेस्टीज लोधी डायनेस्टीज थी, जो 1451 से 1526 तक रूल करती है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। पहली 3 डायनेस्टीज देखिए, स्लेव, खिलजी और तुगलक, ये तीनों तुर्क थे, तुर्क यानी टर्किश तुर्क लोग थे। और दूसरी डायनेस्टी जो चौथी डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टीज, ये पर्शियन थे, इरानियंस मूल के थे। और लास्ट जो डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी है वो अफगान डायनेस्टी है। तो पहली 3 डायनेस्टीज तुर्क, सैयद डायनेस्टीज पर्शियन और लास्ट डायनेस्टीज अफगान। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली सल्तनत में 3 लोग मुख्तियार रूल किए हैं, एक तुर्क, पर्शियन और अफगान। पहले 3 डायनेस्टीज कौन थी? वो तुर्क थी। और चौथी जो डायनेस्टी सैयद थी, सैयद जो थे वो पर्शियन थे। और लास्ट जो लोधी थे वो कौन थे? वो अफगान थे। पूछा जाता है सवाल, खूब पूछा जाता है। अच्छा, अब सवाल उठता है इन 5 डायनेस्टीज में सबसे ज्यादा समय तक किसने रूल किया? सबसे ज्यादा समय तक रूल तुगलक डायनेस्टीज ने किया। और सबसे कम समय किसने रूल किया? खिलजी डायनेस्टी ने किया। और सबसे ज्यादा किस डायनेस्टीज में सुल्तान बने, यानी एक ही खानदान बार बार बदल दिया जाता, दूसरे बन जाते थे, तीसरे बन जाते थे, तो सबसे ज्यादा किस डायनेस्टीज में सुल्तान बने? तो गुलाम वंश में, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान
जो थे वो स्लेव डायनेस्टीज में थे, यानी गुलाम वंश में थे। और सबसे कम सुल्तान किस डायनेस्टीज में थे? तो याद रखिएगा वो लोधी डायनेस्टीज में थे, लोधी। तो इस तरह से देखिए यहां से आपको 100% एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल आप दिमाग से रखिए कि मेडिवल हिस्ट्री से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखिए, बहुत एनालाइज करिए, तो मेडिवल्स पीरियड के 5-6 सवाल आपको एग्जामों में मिलते हैं, और 5-6 सवाल बहुत बड़ा पोर्शन होता है। यहां से देखिए मैंने ये जो बताया, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होने से पहले 3 शाखाएं जो बताई, इससे आप एक बार सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, नोट बनाइए, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम अगली कड़ी हम एक एक डायनेस्टीज को पढ़ाते हैं, और किस डायनेस्टीज में क्या काम हुआ, किस में नहर बनाई गई, किस में क्या किया गया, कौन कौन से डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में थे, तो उस चीज को वहां से एक सवाल आएगा। तो ठीक है, अगले लेक्चर्स के लिए हम फिर दोबारा आते हैं। ठीक है, थैंक यू।